आपका स्वागत है हमारे चैनल आकाश ऑफिशियल स्टडी पे। तो हम आपके लिए लेकर आए हैं मध्य प्रदेश। हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं, देखिए हम लेकर आए हैं मध्य प्रदेश के इतिहास एवं संस्कृत से जो जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, ये महावीर की बुक है, उसके सारे क्वेश्चन हम करेंगे। आपका एमपीपीएससी का एग्ज़ाम जो है, एमपीपीएससी का एग्ज़ाम आने वाला है 11 अप्रैल को, तो उसकी आपको प्रैक्टिस करना है यहाँ पे, ठीक है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश पुराने किस भू संहिता का भू क्षेत्र है, तो गोंडवाना लैंड। इसके बारे में जो एक्स्ट्रा फैक्ट है हम वो भी बताएंगे आपको। मध्य प्रदेश गोंडवाना लैंड भू संहिता के क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जबकि मध्य प्रदेश क्या है, जबकि मध्य प्रदेश नीचे धारवाड़ क्रम से शुरू होता है। क्लियर हुई बात। फिर इसके बाद देखिए मध्य प्रदेश के किन शैल चित्रों द्वारा आदिमानव के होने के प्रमाण मिलते हैं, तो ये मिलते हैं होशंगाबाद से भी मिलते हैं, रायसेन से भी मिलते हैं, सागर के निकट भी मिलते हैं। होशंगाबाद से मिलता है आदमगढ़ की पहाड़ी से, रायसेन से मिलता है भीमबेटका से, है ना। इसका एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं, सागर के निकट से मिलता है। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद, आदमगढ़, रायसेन, भीमबेटका, सागर के निकट एरण में, कहाँ एरण में शैल चित्र द्वारा आदिमानव के होने के प्रमाण मिलते हैं। क्लियर हुई बात। तो चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। कौन सा स्थान प्रदेश को ताम्रपाषाण संस्कृति से संबंध रखता है, तो कायथा, ठीक है ना। कायथा जो है ताम्रपाषाण संस्कृति से संबंध रखता है। कायथा नामक स्थान काली सिंध नदी उज्जैन से पूर्व 15 किलोमीटर दूर स्थित है, ठीक है ना, जो कि ताम्र पाषाण संस्कृति से संबंध है, क्योंकि यह कुछ तांबे की चूड़ियाँ कुल्हाड़ियाँ प्राप्त हुई थी, है ना। इसका उत्खनन किसने कराया, इसका जो उत्खनन है किसने कराया, देखिए इसका उत्खनन वाकड़कर ने कराया। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कायथा कहाँ पे है, काली सिंध नदी के किनारे उज्जैन के 15 किलोमीटर पूर्व है, ये ध्यान रखना है। दूसरा आपको ये ध्यान रखना है कि ये ताम्रपाषाण से संबंधित रखता है। यहाँ पे हमको क्या क्या मिली, यहाँ पे तांबे की चूड़ियाँ मिली और कुल्हाड़ियाँ मिली, और इसका उत्खनन वाकड़कर ने करवाया। इतनी सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित स्थल में पूर्व पाषाण युगीन से संबंधित नहीं है, कौन है, तो हमारा सीधी शहडोल संबंधित है, मंदसौर शाजापुर संबंधित है, खंडवा खरगोन संबंधित है, ठीक है ना। लेकिन शिवपुरी ग्वालियर नाम नहीं था, मतलब ये इससे संबंधित, उपयुक्त विकल्प में शिवपुरी ग्वालियर युगीन संबंधित नहीं है। क्लियर हुई बात। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला, किस वेद के अंतर्गत प्रदेश को जीवनदायिनी नदी नर्मदा का उल्लेख रेवा के नाम से मिलता है। ऋग्वेद में प्रदेश की जीवनदायिनी नदी नर्मदा नदी का नाम रेवा मिलता है, ठीक है ना। और पुरकुत से विवाह होने के पश्चात ही रेवा का नाम नर्मदा किया गया। पुरकुत से विवाह होने के बाद ही रेवा का नाम क्या किया गया, नर्मदा किया गया। उम्मीद करता हूँ ये आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा। तो चलिए ये स्लाइड का हुआ, अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। हाँ, तो चलिए और देखते हैं हम, जितने सारे आपके सवाल बनेंगे हम पूरे सवाल आपके दिखाएंगे आपको, ठीक है ना। तो चलिए फिर आपका सवाल ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश मध्य प्रदेश से संबंध रखता है। 4 राजवंश है, चालुक्य है, प्रतिहार है, कलचुरी है, काकतीय है। तो आपका जो है कलचुरी राजवंश मध्य प्रदेश से क्या रखता है, संबंध रखता है। कलचुरी राजवंश की स्थापना जो है किसने की, कोकल ने की, जिसका संबंध मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश का वो कौन सा शासक है जो विद्वान लेखक, निर्माता तथा योद्धा था। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, मान सिंह है, इसके बाद बाज बहादुर है, सूरज सेन है और राजा भोज है। तो आपके जो राजा भोज है ना, कौन है, जो आपके राजा भोज हैं, जो राजा भोज है उनके बारे में थोड़ी डिटेल भी बता देता हूँ। वो हैं मध्य प्रदेश के ऐसे शासक जो लेखक थे, महान विद्वान भी थे, ठीक है ना, योद्धा भी थे। राजा भोज जो है परमार वंश के थे, ठीक है ना। राजा भोज परमार वंश के सबसे प्रतापी राजा थे, जिन्होंने कलम व तलवार दोनों में महारत हासिल की थी। विद्यालय आदि की स्थापना भी की। इनकी रचनाएँ जो कौन थी, सम्रांगण सूत्र थी, सरस्वती कंठाभरण थी, इसको याद रखिएगा। बुंदेलखंड का सबसे प्रतापी राजा कौन सा था, छत्रसाल था, ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है ना। कौन था सबसे प्रतापी शासक, छत्रसाल था, देख लीजिए। बुंदेल का सबसे प्रतापी शासक कौन था, छत्रसाल था, ठीक है ना। बुंदेलखंड का सबसे प्रतापी शासक छत्रसाल था, जो बुंदेल वंश की शासक थे। किस ग्रंथ में उल्लेख है कि बुद्ध काल में अवंती की राजधानी उज्जैनी थी। पाली ग्रंथ में क्या है, पाली ग्रंथ में वर्णित है कि बुद्ध काल में अवंती राजधानी क्या थी, उज्जैनी थी, ठीक है ना। क्लियर हुई बात। इसके बाद 10वां देखिए, मांधाता नगर के संस्थापक कौन है। मांधाता नगर के संस्थापक कौन है, मुचकुंद थे। मांधाता नगर के संस्थापक कौन है, मुचकुंद थे, जो नर्मदा नदी के तट पर बसा हुआ है, ठीक हुआ। फिर क्या लिखा हुआ है, फिर लिखा है पनगुडरिया से प्राप्त हुए हैं क्या, शिलालेख प्राप्त हुए, गुफा पाषाण उपलब्ध। तो ये आपके शिलालेख प्राप्त हुए, अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए, कहाँ से,
गुडरिया से क्या प्राप्त हुआ है, अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं। ठीक है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। महाभारत युद्ध में हुए जनपद जो पांडवों के साथ थे, महाभारत युद्ध में हुए जनपद जो पांडवों के साथ थे, पांडवों की ओर से कौन कौन थे भैया, काशी था, दसार्ण था, वत्स था, मत्स्य था, जनपद शामिल थे। दसार्ण भी था, काशी भी था, वत्स भी था, तो इसमें से क्या होगा, उपरोक्त सभी होगा। ठीक है ना। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, अगला नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि महाभारत युद्ध में वे कौन से जनपद थे जो कौरवों की ओर से लड़े थे। अवंती था, अंधन था, निषद था, सभी थे। तो ये सभी लड़े थे। कौन लड़े थे, ये सभी लड़े थे। इसके एक्स्ट्रा फैक्ट हम लोग देख लेते हैं, इसके एक्स्ट्रा फैक्ट हम लोग देख लेते हैं क्या है। इसके एक्स्ट्रा फैक्ट क्या है, कौरवों की ओर से कौन लड़ा था, कौरवों की ओर से महाभारत में महिष्मति लड़ा था, अवंती, भोज, ठीक है ना, गंधर्व और विदर्भ व निषद किसकी तरफ से लड़े थे, कौरवों की तरफ से लड़े थे। ठीक है ना। अगला सवाल है, हेलियोडोरस किस राजवंश के दरबार में आया था। तो ये आया था शुंग वंश के दरबार में। शुंग वंश के संस्थापक कौन है, पुष्यमित्र शुंग है। ठीक है ना। हेलियोडोरस शुंग वंश के भागभद्र के शासनकाल में आया था। संस्थापक तो पुष्यमित्र शुंग है, लेकिन भागभद्र के शासनकाल में आया था। वह एंटियाल क्रीट्स का राजदूत था। किसका राजदूत था, एंटियाल क्रीट्स का राजदूत था। उसने गरुड़ स्तंभ की स्थापना की। किसने गरुड़ स्तंभ की स्थापना की, हेलियोडोरस ने गरुड़ स्तंभ की स्थापना की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सातवाहन के शासन के साक्ष्य के रूप में क्या अवशेष मिले, तांबे के सिक्के। सातवाहन के शासकों के साक्ष्य के रूप में क्या मिले, तांबे के सिक्के। सातवाहन का संपूर्ण इतिहास सिक्कों से पता चलता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। फिर अगला है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किस शासक, क्या लिखा हुआ है, किस शक शासक के सिक्के मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र से प्राप्त हुए थे। भूमक से। शक शासक के शासक, शक वंश का शासक था भूमक के सिक्के से मालवा से प्राप्त हुए थे, मालवा क्षेत्र से प्राप्त हुए थे। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, पुराणों में पद्मावती को किसकी राजधानी बताया गया, नागवंश। मतलब कि पद्मावती को किसकी राजधानी बताया, नागवंश की राजधानी बताया गया। पुराणों में पद्मावती को नागवंश की राजधानी बताया गया। क्लियर हुआ ना। चलो आगे के क्वेश्चन देखते हैं। बांधवगढ़ किस वंश की राजधानी थी, बांधवगढ़ किस वंश की राजधानी थी। ये मगराज की थी, किसकी थी, ये मगराज वंश की थी। किसकी थी, बांधवगढ़ महाराज वंश की राजधानी थी। ठीक है ना। फिर अगला देखिए, मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के नरवर को किसने स्थापित किया था, नल ने किया था। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के नरवर को किसने स्थापित किया था, नल ने किया था। जनश्रुति के अनुसार राजा नल ने नलपुर नगर बसाया था। ठीक है ना, नलपुर नगर। ठीक है। फिर इसके बाद देखिए, निम्नलिखित कहाँ से मीनांडर के सिक्के मिले, मीनांडर के सिक्के बालाघाट से मिले। हिंदी यूनानी शासक कौन था, मीनांडर, जिसके सिक्के कहाँ से मिले, बालाघाट, एमपी बालाघाट से मिले। ठीक है। फिर इसके बाद क्या लिखा हुआ है, गुप्त शासक रामगुप्त, गुप्त वंश की स्थापना किसने की, श्रीगुप्त में। उसका एक शासक रामगुप्त के शासनकाल के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए, तो विदिशा से। गुप्त शासक रामगुप्त के शासक के साक्ष्य विदिशा से और एरण से भी प्राप्त हुए। ये भी ध्यान रखिएगा, एरण से प्राप्त हुए। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। ये सारे क्वेश्चन आप वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। चलिए, चंद्रगुप्त द्वितीय के अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए, चंद्रगुप्त द्वितीय के अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए, चंद्रगुप्त द्वितीय के अभिलेख मालवा से प्राप्त हुए। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के अभिलेख पूर्वी मालवा से प्राप्त हुए। कहाँ से, पूर्वी मालवा से। किस अभिलेख में सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख है, मंदसौर अभिलेख, 10 पूर्व अभिलेख यानी मंदसौर अभिलेख में किसका वर्णन है, सूर्य मंदिर का। कुमार गुप्त के शासनकाल में अभिलेखों में से मंदसौर अभिलेख में सूर्य मंदिर का क्या है, उल्लेख है। क्लियर हुई बात। चलिए ठीक है। फिर किस अभिलेख में राजा को शरतकालीन सूर्य की भांति बताया गया है, तुमैन में। किसमें, तुमैन में। चलिए ठीक है। जो तुमैन अभिलेख गुना से प्राप्त है। इसमें रामगुप्त को शरतकालीन सूर्य की भांति बताया गया है। ठीक है ना। फिर इसके बाद देखिए क्या है, मध्य प्रदेश के किस अभिलेख में गुप्त वंश को घटोत्कच वंश कहा गया है। सूपिया रीवा का अभिलेख है, जिसमें घटोत्कच वंश किसको कहा गया है, गुप्त वंश को। ठीक है ना। मध्य प्रदेश से प्राप्त सूपिया अभिलेख स्कंदगुप्त कालीन में गुप्त वंश को क्या कहा गया है, घटोत्कच कहा गया है। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद है, धारा नगरी पर आक्रमण की जानकारी किस लेख से मिलती है, ये मिलती है मंगलाई लेख से। किससे मिलती है, मंगलाई लेख से। किससे मिलती है, मंगलाई लेख से। ठीक है ना। अब इसको जान लीजिए थोड़ा सा क्या होता है। भोज की धारा नगरी पर चालुक्यों ने आक्रमण किया, जिसकी जानकारी मंगलाई लेख से मिलती है। किसने आक्रमण किया था, चालुक्य ने, उसकी राजधानी मंगलाई लेख से मिलती है। ठीक है ना। किस वंश की राजधानी, त्रिपुरी थी, कलचुरी वंश की। किसकी, त्रिपुरी को ही हम जबलपुर भी बोलते हैं, जबलीपुरम भी बोलते हैं। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा।
तो जबलपुर के पास स्थित त्रिपुरी कल्चुरी वंश की राजधानी थी, ये देखिए, ठीक है ना। अब देखिए मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र पर प्रथम बार दिल्ली सल्तनत प्रवेश किसने कराया था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। मध्य प्रदेश के क्या लिखा हुआ है? मध्य प्रदेश के मालवा प्रदेश पर प्रथम बार दिल्ली सल्तनत में प्रवेश किसने कराया था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा में प्रथम बार प्रवेश किया था। क्लियर हुई बात? तो चलिए इधर आते हैं, आपके क्वेश्चन कराते हैं। चलिए देखते हैं। ये है अक्टूबर 2014 में मध्य प्रदेश के किस वंश की क्षत्रियों को क्या कहते हैं, संरक्षित किया गया था? किस वंश की क्षत्रियों को राज संरक्षित किया गया था? पवार वंश। 16 अक्टूबर 2014 को धार के पवार वंश को ऐतिहासिक क्षत्रियों के राज्य शासन के पुरातात्विक महत्व की दृष्टि से राज्य संरक्षित स्मारक घोषित किया गया था। ठीक है ना। फिर अगला क्वेश्चन है डॉक्टर एच डी सांकालिया ने मध्य प्रदेश के किन स्थान को सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी? महेश्वर नावदा टोली। डॉक्टर एच डी सांकालिया ने मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी के महेश्वर नावदा टोली में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी। ठीक है। फिर इसके बाद देखिए होलकर राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? होलकर राज्य की स्थापना 1730 में हुई थी। अक्टूबर 1730 में मल्हार राव होलकर ने मालवा के शासक बने और होलकर वंश की स्थापना की। 1730 में मल्हार राव होलकर ने। ठीक है ना। फिर अगला क्वेश्चन है होलकर राज्य की राजधानी को महेश्वर से इंदौर कब स्थानांतरित की गई? तो 1818 में कब? 1818 में की गई। होलकर राज्य की राजधानी कब? होलकर राज्य की राजधानी परिवर्तित की गई। भारत में इंग्लैंड का कौन सा दूत जहांगीर के पीछे मांडू आया था? टॉमिसरो। कौन? टॉमिसरो जो था भारत के इंग्लैंड का कौन सा राजदूत जहांगीर के पीछे मांडू आया था? टॉमिसरो। ठीक है ना। टॉमिसरो जहांगीर के साथ आया था। अब देखो टॉमिसरो जहांगीर के दरबार में आया था, वह जहांगीर के पीछे मांडू आया था। फिर लिखो होशंग शाह ने 14वीं शताब्दी में कहाँ स्वतंत्र राज्य की स्थापना की? मांडू में, है ना। किसने? होशंग शाह ने। किसने? सॉरी, एक मिनट रुकिएगा बच्चों। होशंग शाह, यहीं पे थे ना हम लोग? हाँ, यहाँ पे थे होशंग शाह। ठीक है ना। किसने? होशंग शाह ने 14वीं शताब्दी में मांडू के स्वतंत्र राज्य की स्थापना की तथा चित्तौड़ विजय के उपलब्ध के उसमें विजय स्तंभ बनाया। सती प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? एरन अभिलेख में मिलता है। सती प्रथा का अगर किस अभिलेख में मिलता है तो आप बताओगे एरन अभिलेख में मिलता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। उम्मीद करता हूँ सेशन अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा ताकि आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहें। ठीक है ना। फिर हम आते हैं, चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अगली क्लास हम कल लेंगे।